आज हम एकदम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वॉइस, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जिसमें इंग्लिश आती है उसमें वॉइस तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहली चीज है, वॉइस का मतलब क्या होता है। एक तो वॉइस है जो हमारी आवाज होती है, उसको भी हम वॉइस कहते हैं, ठीक है। मगर इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब होता है सेंटेंस। समझ में आया? और कुछ नहीं होता है। वॉइस का मतलब वाक्य, मगर एक अलग तरीके का वाक्य। जैसे अगर मैं बोलती हूँ स्पीच, तो वो भी वाक्य ही है, ठीक है। तो वॉइस बोलूंगी, वाक्य है। तो हमारे पास दो तरीके के वाक्य हैं, सेंटेंस है। एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो हमने थोड़ा सा एक्टिव पैसिव वॉइस, हल्का सा एकदम पासिंग रेफरेंस हमने थोड़ा सा मैंने दिया था, वो है जीरन इन्फिनेटिव में। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है वो सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, और जो भी टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, ठीक है। तो जैसे ये वाला सेंटेंस है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। प्रशांत, ये कौन सा टेंस है? ही सिंग्स अ सॉन्ग। आप मैसेज में बोल सकते हैं। यस, ये सिंपल प्रेजेंट है, जो हम आराम से पहचान सकते हैं, है ना। तो जिस सेंटेंस को देख कर आप आराम से टेंस का आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप समझ जाओ कि वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फॉलोज टेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब पैसिव वॉइस का सेंटेंस, जैसे अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। अब ये पैसिव वॉइस है। अब इसमें टेंस आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, मैं ही कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एम इज आर वॉज वर आर, सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एम इज आर आता है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। मगर फिर मुझे लगता है, अरे यार, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो वी फोर आता है, इसमें वी थ्री, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब मुझे लग रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि वी थ्री है तो वी थ्री आता है ना प्रेजेंट परफेक्ट में। मगर फिर मुझे लगता नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वी थ्री बोले तो थ्री एच, तो थ्री एच आना चाहिए। तो फिर मुझे समझ में आ जाता है कि टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर में इज प्लस वी थ्री नहीं आता है। तो जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, वो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, डजंट फॉलो टेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग, एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, यानी जो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, उसकी खास बात क्या होती है स्टूडेंट्स, कि इसमें वर्ब का जो काम करता है, इसमें वर्ब कौन सा है? सिंग। सिंग करने का काम कौन करता है? जो सब्जेक्ट में होता है ना, वो ही सिंग करने का काम करता है। तो सब्जेक्ट में ही है, तो दिस ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। द वर्क ऑफ सिंगिंग इज डन बाय ही। क्लियर? तो इसका साफ मतलब है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, उसमें सबसे पहले डूअर आता है। डूअर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कर्ता। फिर उसके बाद आपका वर्ब आएगा, और ये वर्ब का काम कौन करेगा? ये करेगा। सिंग करने का काम कौन कर रहा है? ही। और फिर उसके बाद आपका रिसीवर आएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर की बुक में कैसे लिखा रहता है, सुनो। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लिखा रहता है ना। तो मैं नहीं यूज कर रही हूँ, ना मैं सब्जेक्ट यूज कर रही हूँ, ना मैं ऑब्जेक्ट यूज कर रही हूँ। मैं डूअर और रिसीवर यूज करूंगी, क्योंकि पहले मैं यूज किया करती थी, मगर बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मुझे समझाने में भी और स्टूडेंट्स को समझने में। मगर इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, तो डूअर कौन है? जो वर्ब का काम कर रहा है, करता है, ठीक है। और रिसीवर कौन है? जो रिसीव कर रहा है, यानी सॉन्ग को गाया जा रहा है, तो ये एक तरीके से ये रिसीवर है, ठीक है। यानी सिंग ये कर रहा है, और क्या सिंग कर रहा है? सॉन्ग। तो ये रिसीवर हो गया। क्लियर हो गई बात? अब जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, जो टेंस के पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, उसमें क्या आता है स्टूडेंट्स? उसमें सबसे पहले रिसीवर आता है,
फिर आपका वर्ब आता है और फिर डूअर आता है। अब देखो डूअर यहां पर पहुंच गया, तो सिंग करने का काम कौन कर रहा है? अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, तो सिंग करने का काम ही कर रहा है, जो लास्ट में आ गया। और सॉन्ग को गाया जा रहा है, सॉन्ग को गाया जा रहा है, तो ये सॉन्ग क्या हो गया? ये रिसीवर हो गया और ये डूअर हो गया। तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में रिसीवर पहले आता है और डूअर बाद में आता है। सेकंड डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस डजंट फॉलो टेंस का स्ट्रक्चर। सेकंड डिफरेंस, रिसीवर कम्स इन द सब्जेक्ट। रिमेंबर क्या मैं बोल रही हूँ, मैं क्यों सब्जेक्ट यूज नहीं कर रही, इसीलिए अगर मैं सब्जेक्ट यहाँ पे यूज नहीं करूंगी तो मैं क्या करूंगी, देखो मैं प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगर मैं ऐसे लिख रही, और मैंने हमेशा से बोला है कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, हमेशा बोला है ना। अब मैं पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, वर्ब यहाँ हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला सब्जेक्ट की शुरुआत, आई मीन सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती, सब्जेक्ट तो लास्ट में आ गया। तो प्रॉब्लम यहाँ ऑब्जेक्ट आने के बावजूद भी ये सब्जेक्ट है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इज इसके अकॉर्डिंग लग रहा है, तो ये अभी भी सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। आपको समझ में आया क्यों कंफ्यूजन होता है? इसे मैंने हटा ही दिया सब्जेक्ट को। अब मैं बोल रही हूं सब्जेक्ट में जो रिसीवर आ रहा है, सब्जेक्ट में जो डूवर आ रहा है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? कहां पे प्रॉब्लम हो रही थी मुझे पढ़ाने में? तो इसीलिए मैंने इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा दिया। सब्जेक्ट का पोजीशन स्टूडेंट्स अभी भी सेंटेंस की शुरुआत में होता है। अब सेंटेंस में पैसिव वॉइस में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट में रिसीवर आ रहा है, ठीक है, और लास्ट में डूअर आ रहा है। इसमें सब्जेक्ट में डूअर आ रहा है एक्टिव वॉइस में। तो स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस समझने में दिक्कत नहीं है, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हो डे वन से, जब से बैच शुरू हुआ है। क्लियर? अब थर्ड डिफरेंस, एक्टिव वॉइस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो टेंस के स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आप लोग ने सारे वर्ब यूज किए हैं, V1, V2, V3, V4, V5, सारे वर्ब्स यूज किए हैं। V1 और V5 आपने सिंपल प्रेजेंट में यूज किया, V2 सिंपल पास्ट में, V3 3H परफेक्ट में, और V4 कॉन्टिन्यूस, सारे मेन वर्ब यूज किए, राइट? तो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में सारे मेन वर्ब यूज होते हैं, मगर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में ओनली V3, सिर्फ और सिर्फ V3 यूज होता है, इसके अलावा कोई और मेन वर्ब यूज होता ही नहीं है। तो इसीलिए इसकी ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से पैसिव वॉइस बहुत आसान होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें बाकी जो चार वर्ब्स है मेन वर्ब्स उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करते हैं, ये फोर्थ डिफरेंस है स्टूडेंट्स। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर, एक्टिव आई मीन सॉरी एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो हमने तीन तरीके का टेंस पढ़ा है, एक आइडेंटिटी का टेंस पढ़ा, एक हमने पोजेशन का टेंस पढ़ा, और एक हमने एक्शन का टेंस पढ़ा, ठीक है। तो आइडेंटिटी का जो टेंस है उसमें आप लोग इफ यू रिमेम्बर, जैसे एम इज आर, आई एम अ टीचर, ही इज अ टीचर, है ना, एम इज आर यूज हो रहा है, हैव बिन यूज हो रहा है, सारा पोजेशन में 3H यूज हो रहा है, एक्शन में मेन वर्ब, और सारा मेन वर्ब यूज हो रहा है, राइट? रिमेम्बर? तो एक्टिव वॉइस में सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज हो सकते हैं, डू डज डिड भी यूज हो सकता है, एम इज आर, वॉज वर, हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन, हैज हैव हैड, सब कुछ, ऑल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑल ऑक्सिलरी वर्ब, सारे ऑक्सिलरी वर्ब यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंस तो पढ़ा ही है आपने। मगर यहां पर पैसिव वॉइस में ऑल ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं, मानते हैं, मगर एक्सेप्ट 3D। आप 3D यूज नहीं कर सकते हो। 3D क्या होता है? डू डज डिड। ये अगर ऑक्सिलरी वर्ब जैसा काम कर रहा है, ये वर्ब अगर ऑक्सिलरी वर्ब जैसा काम कर रहा है तो ये पैसिव वॉइस में कभी यूज नहीं होगा। ओके, मेन वर्ब ओनली V3, ऑक्सिलरी वर्ब में 3D कभी यूज नहीं होगा, बाकी सारे ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो सकता है। अब देखो मैंने अभी क्या बोला, 3D अगर ऑक्सिलरी वर्ब वाला काम कर रहा है तब आप यूज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में। अब देखो ही डज द वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। गौरव यहाँ पे डज ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है कि मेन वर्ब का काम कर रहा है?
गौरव है क्लास में? मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये पहचानना जरूरी है, ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं कर रहा है, वो अपना काम ऑनेस्टली करता है। अब यहाँ पर ही डज नॉट डू द वर्क ऑनेस्टली। तुषार मुझे बताओगे, यहाँ पर आपको दो डी मिल रहा है, एक डज और एक डू। तो जो ये डज है, ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है कि मेन वर्ब का काम कर रहा है? डज नॉट। ऑक्सिलरी। हाँ। और ये वाला मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है तुषार? तो 3D ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है, मगर जब 3D ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है तो पैसिव वॉइस में बिल्कुल यूज नहीं होगा स्टूडेंट्स, रिमेंबर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, डूअर का आइडेंटिफिकेशन। तो डूअर कौन होता है? जो वर्ब का काम करता है। तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट का पोजीशन नहीं चेंज होगा, सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में आता है, ठीक है? और उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद अदर वर्ड्स आता है। तो इस बार अदर वर्ड्स में हमने रिसीवर भी देख लिया, अदर वर्ड्स में डूअर भी आ सकता है, ठीक है? तो ये पोजीशन कभी नहीं चेंज होगा। सब्जेक्ट में डूअर आ जाता है, कभी अदर वर्ड्स में डूअर आ जाता है, फाइन, ठीक है। मीनिंग। तो सबसे पहले डूअर क्या होता है? डूअर ऐसा शब्द होता है, इंग्लिश ग्रामर में शब्द ही मिलेगा। ऐसा ऐसा शब्द होता है दैट डज द वर्क ऑफ वर्ब, जो वर्ब का काम करता है, ठीक है? और ये चीज ध्यान रखना, ये आपका या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच डूअर नहीं बन सकता है। एडजेक्टिव जैसे केयरफुल, रिस्पॉन्सिबल, ब्राइट, तो ये सारे कभी भी डूअर नहीं बनेंगे, या तो नाउन बनेंगे डूअर या तो प्रोनाउन बनेंगे, इसके अलावा कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच डूअर नहीं बन सकता। अब आप सोचोगे आर्टिकल्स डूअर बनेगा, ए एंड, नहीं। कंजंक्शन डूअर बनेगा, एंड, बट, नहीं, नहीं बनेगा। तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर कहाँ पे आता, सॉरी, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में डूअर कहाँ आता है? सब्जेक्ट में आता है डूअर, ठीक है? उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद आपका रिसीवर आता है, ठीक है? तो डूवर कहां पर प्लेस हो रहा है स्टूडेंट्स? मेन वर्ब के पहले प्लेस हो रहा है, ठीक है? तो लोकेशन कहाँ है? एक्चुअली इट इज इन द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहाँ पर होता है? मेन वर्ब के पहले होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या होता है? सबसे पहले रिसीवर आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है, और फिर उसके बाद डूवर आता है। तो डूवर कहाँ पर प्लेस हो रहा है? अदर वर्ड्स में हो रहा है, यानी मेन वर्ब के बाद हो रहा है, और डूवर एक्टिव वर्ड्स में मेन वर्ब के पहले हो रहा है, ठीक है? तो लोकेशन हमें समझ में आ गया, बिगनिंग इन द एक्टिव वॉइस ऑफ, इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस, एंड इन द अदर वर्ड्स इन द पैसिव वॉइस सेंटेंस, बिफोर मेन वर्ब, आफ्टर मेन वर्ब, फाइन। मेन वर्ब क्यों बोल रही हूँ वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? तो पहला फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन वो है, डूअर ऐसा है जो परफॉर्म्स द एक्शन, ठीक है? ये मैं, वही बात है, जो वर्ब का काम करता है उसी को डूअर कहते हैं। तो डूअर ऐसा शब्द है जो एक्शन परफॉर्म करता है, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। सेकंड आइडेंटिफिकेशन है, डूअर ऐसा शब्द है जो हु या व्हाट का आंसर करे, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, जो हु और व्हाट का आंसर करे, ठीक है? जैसे ये सेंटेंस है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, द डॉग एट माई होमवर्क। तुषार, सबसे पहले मुझे बताओ इसमें वर्ब कौन सा है? द डॉग एट माई होमवर्क। डॉग द वर्कर। वर्ब कहां पर है? वर्ब बताओ, वर्ब, मेन वर्ब। एट। वेरी नाइस, ठीक है। अब मुझे बताओ एट करने का काम कौन कर रहा है? डॉग कर रहा है। वेरी नाइस, तो ये डॉग क्या हुआ?
ये डूअर हुआ, सब्जेक्ट डूअर हुआ डूअर। डूअर हुआ, ठीक है, म्यूट कर लेना। तो डॉग डूअर हुआ एंड ही इज डूइंग द वर्क ऑफ ईटिंग, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जो हु और व्हाट का आंसर करे। हु एट माई होमवर्क, डॉग एट माई होमवर्क, ठीक है। तो ये आंसर हु का कर रहा है। हर्ष आप आंसर करोगे। वी आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स, मुझे बताओ इसमें वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब। मैम वॉचिंग। वेरी नाइस। अब मुझे बताओ वॉचिंग करने का काम कौन कर रहा है। मैम वी। वी, तो ये डूअर हुआ। अब क्वेश्चन पूछो। मैम हु इज वॉचिंग नेटफ्लिक्स। करेक्ट, हु इज वॉचिंग, इज होगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है ना, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक यस है। मैम। हु इज वॉचिंग नेटफ्लिक्स, वी आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स, ठीक है। तो ये हु का आंसर किया। प्रशांत आप बोलोगे, मैसेज कर सकते हो। दिस बुक इम्प्रेस्ड मी अ लॉट, वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब। वेरी नाइस। अब इसमें इम्प्रेस करने का काम कौन कर रहा है, इम्प्रेस है मेन वर्ब, बुक कर रहा है। वेरी नाइस, दिस बुक कर रहा है, ठीक है। दैट बुक नहीं, अ बुक नहीं, द बुक नहीं, दिस बुक। तो ये पूरा का पूरा डूअर हो गया। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन पूछना है। विच बुक कर सकते हो, व्हाट बुक इम्प्रेस्ड मी अ लॉट, व्हाट बुक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। विच और व्हाट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बता, अगर आप लोग को याद नहीं है, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में विच एंड व्हाट का डिफरेंस पढ़ा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि विच जो है, जब विच पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, लिविंग थिंग के लिए भी यूज हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हो सकता है। मगर एक डिफरेंस ये था कि ऑप्शन अगर आपको दिखता है, विकल्प, अगर मैंने बहुत सारी बुक रखी हुई है तो फिर मैं बोलूंगी दिस बुक, ठीक है। अगर मेरे पास कोई बुक नहीं है, मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई विकल्प नहीं है, तो मैं बोलूंगी वॉट बुक, ठीक है। समझ में आया? वॉट आप तब यूज करोगे जब आपके पास विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। और विच तब यूज करोगे व्हेन यू हैव गॉट द ऑप्शंस, ठीक है। द गेस्ट आर बीइंग वेलकम बाय द चिल्ड्रन, तो वॉट बुक इम्प्रेस्ड मी अ लॉट, तो वॉट का आंसर, द गेस्ट आर बीइंग वेलकम बाय द चिल्ड्रन, ओके। गौरव आप बताओगे सबसे पहले वर्ब कौन सा है। वैसे ये तीनों वर्ब है, मगर मेन वर्ब, एक्टिव पैसिव वॉइस में मेन वर्ब बहुत जरूरी है। गौरव, वेरी नाइस, ये मेन वर्ब हुआ। अब इसमें वेलकम करने का काम कौन कर रहा है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेलकम करने का काम चिल्ड्रन कर रहे हैं। तो एक्चुअली में डूअर यहां है। अब डूअर अगर स्टूडेंट्स लास्ट में प्लेस होता है तो फिर ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अभी तक पहला जितना भी था ना स्टूडेंट्स, ये सारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था, ठीक है, क्योंकि डूअर शुरुआत में था। मगर ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है क्योंकि डूअर आखिर में है, ठीक है। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे पूछोगे गौरव। ऐसा क्वेश्चन पूछना जिसमें आंसर चिल्ड्रन आए। ठीक है, हु वेलकम्ड या हु आर वेलकमिंग द गेस्ट, हु वेलकम द गेस्ट, ये आर है, ठीक है। इतना सटीक नहीं करने का, मगर फिर भी हु आर वेलकमिंग द गेस्ट, सॉरी, हाँ, हु आर वेलकमिंग द गेस्ट, द चिल्ड्रन आर वेलकमिंग द गेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट, जॉर्ज वॉज स्टॉप बाय द पुलिसमैन। प्रशांत, वर्ब, मेन वर्ब कौन सा है। स्टॉप। अब कौन स्टॉप कर रहा है, हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग, स्टॉप कौन कर रहा है, पुलिस कर रहा है, ठीक है।
तो ये डूअर हुआ, फाइन, ये मेन वर्ब हुआ। अब क्वेश्चन पूछो। हूँ आगे, हु स्टॉप्ड जॉर्ज, हु स्टॉप्ड जॉर्ज। ठीक है, ये भी पैसिव वॉइस है क्योंकि डूअर लास्ट में आ रहा है। तुषार, द वर्ड्स वर एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। सबसे पहले मेन वर्ब पहचानो तुषार। एक्सप्लेन तो मेन Very वर्ब है। nice. एक्सप्लेन अब एक्सप्लेन करने का काम कौन कर रहा है तुषार? वो टीचर कर रहा है, डूअर वेरी जो है टीचर नाइस, होगा। वेरी नाइस। तो फिर ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस? एक्टिव होगा। पैसिव वॉइस होगा क्योंकि डूअर लास्ट पैसिव में है। होगा क्योंकि डूअर लास्ट में। करेक्ट, म्यूट कर लेना। हर्ष, मुझे बताओगे द डिशेज वर वॉश्ड बाय माय लिटिल ब्रदर। सबसे पहले मेन वर्ब पहचानो। मैम washed. अच्छा, एक सेकेंड। हु एक्सप्लेन द, हु एक्सप्लेन द वर्ड्स? टीचर है ना, तो हु का Teacher. आंसर आ रहा है, तो टीचर से डूअर। वॉश मेन वर्ब है। कौन Yes. कर रहा है वॉश करने का काम? मैम my little brother. माई लिटिल, सिर्फ लिटिल ब्रदर नहीं, सिर्फ ब्रदर नहीं, माई लिटिल ब्रदर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका डूअर हो गया, फाइन। अच्छा, इसका क्वेश्चन बनाओ। मैम who washed the dishes? वेरी नाइस, हु वॉश द डिशेस। तो तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, एक्टिव वॉइस का कि पैसिव वॉइस का? मैम passive voice का. ओके, डूअर लास्ट में आया। तो पैसिव वॉइस में रिसीवर जो है ना, जो भी है रिसीवर जो है वो शुरुआत में आता है और डूअर लास्ट में आता है। ठीक है, द हॉस्पिटल विल बी क्लोज बाय द मैन। गौरव बताओ। इसमें मेन वर्ब पहचानो, फिर डूअर पहचानो। गुड, क्लोज्ड। अब इसमें डूअर कौन है, किसने क्लोज किया? मेयर ने किया, ये मेन वर्ब है, ये डूअर है, फाइन। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछो। ग्रेट, हु आगे, हु क्लोज्ड द हॉस्पिटल। ये रिसीवर है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है गौरव? ठीक है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है डूअर को हमने पहचानने की कोशिश की, अब बहुत आसान है। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, सबसे पहली चीज है एक्टिव वॉइस में डूअर पहले आता है, पैसिव वॉइस में डूअर बाद में आता है। और सेकंड आइडेंटिफिकेशन है कि हु और व्हाट का आंसर जो होगा वो डूअर करेगा। आई मीन सॉरी, हु और व्हाट का आंसर डूअर होता है, फाइन। आगे बढ़ते हैं। अब हम रिसीवर आइडेंटिफाई करेंगे। रिसीवर ऐसा शब्द है जिसमें एक्शन होता है, और ये भी या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच हो ही नहीं सकता है। तो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में जो रिसीवर, देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही होगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में रिसीवर लास्ट में आ रहा है, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में रिसीवर पहले आता है। तो लोकेशन क्या है, एक्टिव वॉइस में बिगनिंग में, सॉरी एक्टिव वॉइस में एंड में आता है और पैसिव वॉइस में बिगनिंग में आता है, ये इसका लोकेशन है। ओके, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। जो रिसीवर है, ठीक है, वो हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक्टिव
वॉइस से पैसिव वॉइस करते हो, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस करते हो, मेन वर्ब होना चाहिए। अगर मेन वर्ब नहीं है तो 99% केसेस में, देखिए 99% केसेस में एक्टिव से पैसिव वॉइस, पैसिव से एक्टिव वॉइस करेंगे ना तो मेन वर्ब होना बहुत जरूरी। अदरवाइज एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो वॉइस में मेन वर्ब होना बहुत बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे मैम ही इज गुड का पैसिव वॉइस करिए ना, ये तो टेंस की आइडेंटिटी है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, इसका पैसिव वॉइस करिए, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। समझ में आया? तो इसीलिए मेन वर्ब होना चाहिए। दैट्स द रीजन जब आइडेंटिफिकेशन करें मैंने यहाँ पर मेन वर्ब लिखा है, होना ही होना है। और 1% केस ऐसा है जिसमें मेन वर्ब नहीं होता है फिर भी एक्टिव से पैसिव करते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी, वो बहुत बाद में आने वाला है। क्लियर हो गई बात? तो आपको हर जगह मेन वर्ब दिखेगा। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है रिसीवर जो है, स्पेलिंग गलत हो गई इसकी, रिसीवर जो है वो मेन वर्ब के बाद आता है। ठीक है, पहला ही ईट्स अ मैंगो, ईट करने का काम कौन कर रहा है? ही। मगर किस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है? क्या लिखा हुआ है? वर्ड ऑन विच एक्शन हैपेंस। तो ईट करने का काम मैंगो कर रहा है ना, तो ये मैंगो क्या हो गया? सॉरी, ईट करने का काम ही कर रहा है। किसको खाया जा रहा है? एक्शन किस पे परफॉर्म हो रहा है? ये एक्शन कर रहा है मगर एक्शन किस पे हो रहा है? मैंगो पे हो रहा है। तो ये RECEIVR, तो ये हो गया रिसीवर। ठीक है, अब ये वाला देखिए, द की इज इन द ड्रॉर। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें रिसीवर कौन है? ठीक है, मुझे बताएंगे हर्ष इसमें रिसीवर कहाँ है? मैम ड्रॉर। गौरव इसमें रिसीवर कहाँ है? मैम इसमें कोई रिसीवर है ही नहीं। इसमें रिसीवर नहीं है, क्यों? मैम क्योंकि मेन वर्ब के बाद आ ही नहीं रहा है। करेक्ट हर्ष, रिसीवर कम्स आफ्टर मेन वर्ब। ये यस मेन मैम। वर्ब है नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पर रिसीवर नहीं है। ही इज गुड में गुड रिसीवर हो ही नहीं सकता। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस, पैसिव से एक्टिव वॉइस आप तभी कर पाओगे जब मेन वर्ब होगा। ठीक है, मेन वर्ब होना जरूरी है, उसी के बाद रिसीवर आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद रिसीवर नहीं आता है। आगे सेकेंड आइडेंटिफिकेशन, रिसीवर जो होता है, RECRECEIVR, रिसीवर जो होता है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डूअर। ये एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसीवर डूअर है ना, रिसीवर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जैसे ही डूअर है, मैंगो रिसीवर है, तो ही मैंगो को खाकर मैंगो को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि खाकर मैंगो खत्म हो रहा है ना, तो किसी न किसी एस्पेक्ट में डूअर जो है रिसीवर को इन्फ्लुएंस करेगा। ये चीज ध्यान रखो। जैसे ही हैज रिटन अ लेटर, तो ही रिटन, राइट करने का काम कौन कर रहा है? ही, तो ये डूअर है। क्या चीज लिखा जा रहा है? ये रिटर्न किस पे, राइट करने का जो एक्शन है किस पे परफॉर्म हो रहा है? लेटर पे हो रहा है, तो ये रिसीवर हुआ। वैसे भी ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, आफ्टर मेन वर्ब रिसीवर कम्स, आफ्टर मेन वर्ब रिसीवर कम्स, ये रिसीवर, दो आइडेंटिफिकेशन से ये रिसीवर हुआ है ना। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन आफ्टर मेन वर्ब, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन इन्फ्लुएंस। ही लेटर लिख के लेटर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यस कर रहा है, पेज में लेटर लिखा, इन्फ्लुएंस हो रहा है ना। ठीक है, तो फिर ये रिसीवर है और इट इज गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द डूअर ही। अच्छा, ही गोज टू दिल्ली, प्रशांत, इसमें रिसीवर कहाँ है? दिल्ली। हर्ष इसमें रिसीवर कहाँ है? मैम इसमें रिसीवर है ही नहीं। रीजन? मैम ये जो बीच में आर्टिकल आ रहा है टू, प्रीपोजिशन।
उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, रिसीवर हमेशा मेन वर्ब के बाद मेन आता है। वर्ब, यस मैम। मेन वर्ब गोज है, इसके बाद रिसीवर आता है, तो कायदे से फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रिसीवर ये होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। फाइन। यस मैम। सेकंड आइडेंटिफिकेशन है रिसीवर, जो डूअर है वो इसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो आप मुझे हर्ष बताइए, ये जो डूअर है ये इसको दिल्ली को इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैम एक सेंस में वो दिल्ली जा रहा है, मतलब जाता है, तो मैम इन्फ्लुएंस किस सेंस में करना चाहिए? कैसे भी सेंस में। क्या दिल्ली इन्फ्लुएंस हो रहा है ही की वजह से? ही दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली इन्फ्लुएंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो प्लेस है। नो मैम। प्रशांत, इन्फ्लुएंस हो रहा है दिल्ली, यस और नो? नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। तो सेकंड आइडेंटिफिकेशन से हम इस चीज को रूल आउट कर रहे हैं, दिल्ली रिसीवर नहीं है। तो पहला, मेन वर्ब के बाद रिसीवर आता है, मगर जरूरी नहीं है कि हर मेन वर्ब के बाद रिसीवर आए। आपको ये देखना है कि डूअर क्या इन्फ्लुएंस कर पा रहा है रिसीवर को। अगर सपोज इसमें भी आपको डाउट होता है तो फिर थर्ड आइडेंटिफिकेशन एकदम सटीक है, इसको देखते हैं। जो रिसीवर होता है ना वो हु और व्हाट का आंसर करता है। ठीक है, अब जैसे ही राइट्स अ लेटर टू मी, अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ही राइट्स अ लेटर, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा? सॉरी, व्हाट डज ही राइट? इंटरोगेटिव सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है ना? QAS, व्हाट डज ही राइट? लेटर। तो लेटर आंसर हुआ व्हाट का, तो ये क्या हो गया? ये रिसीवर हो गया। फाइन। अच्छा, अब मैं ये वाला भी रिसीवर है, कैसे देखो? whom does he write, whom does he write a letter? To whom, sorry, to whom does he write a letter? फाइन। तो whom का आंसर आया मी, तो ये रिसीवर है। व्हाट का आंसर आया लेटर, तो ये रिसीवर। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन देखो, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन मेन वर्ब के बाद आना चाहिए, तो ये मेन वर्ब के बाद लेटर भी आ रहा है मी, तो दोनों रिसीवर होना चाहिए। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन, ही इन्फ्लुएंस करेगा रिसीवर को, तो लेटर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मी को लिख के मी को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो दोनों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तीसरा आइडेंटिफिकेशन, व्हाट और हुम का आंसर होना चाहिए। व्हाट डज ही राइट, तो हुम डज ही राइट। तो तीनों आइडेंटिफिकेशन से ये दोनों रिसीवर बन जाता है। ठीक है, अब ये वापस से आपके पास आ रहा है। ठीक है, चलिए, इसमें आप लोगों को ढूंढना है रिसीवर, डूवर। फाइन। जॉर्ज वॉज स्टॉप बाय अ पुलिसमैन। जॉर्ज वॉज स्टॉप बाय अ पुलिसमैन। फाइन। अब मैं, इसमें मुझे मेन वर्ब स्टॉप दिखा, ये स्टॉप करने का काम कौन कर रहा है? पुलिसमैन कर रहा है। किसको स्टॉप कर रहा है? जॉर्ज को कर रहा है, तो ये रिसीवर हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है? इट कम्स आफ्टर मेन वर्ब। ठीक है, तो स्टॉप के बाद पुलिसमैन आ रहा है, तो ये तो ऐसे नहीं करते हैं, सुनो, ये सारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। फाइन, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। स्टॉप करने का काम कौन कर रहा है? पुलिस, तो ये डूवर हुआ। अब ये रिसीवर है, ये कैसे पता चलेगा? whom does policeman stop? सॉरी, डज नहीं आएगा अगर मैं प्रॉपर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाऊं। whom did the policeman stop? whom did a policeman stop? whom का आंसर क्या मिला? जॉर्ज, तो ये हुआ ना रिसीवर। क्लियर? पुलिसमैन इसको स्टॉप किया, तो पुलिसमैन जॉर्ज को स्टॉप किया, तो जॉर्ज इन्फ्लुएंस हो रहा है। राइट? ओके, तो ये दो आइडेंटिफिकेशन हो गया ना। जो एक्टिव वॉइस, जो मेन वर्ब के बाद आएगा रिसीवर, वो तो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में है ना, मगर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में तो रिसीवर पहले आएगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट?
क्लियर हो गया ना? तो दो आइडेंटिफिकेशन इसमें आ रहा है। अब देखो, द वर्ड्स वर एक्सप्लेन बाय द टीचर, एक्सप्लेन मेन वर्ब है, एक्सप्लेन करने का काम टीचर कर रहा है, ये डूअर है, फिर ये रिसीवर है। क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पता चल रहा है हमें, और एक्सप्लेन करने का काम टीचर कर रहा है ये पता चल रहा है। अब रिसीवर का हमें डबल श्योर होना है, तो रिसीवर हम देखते हैं, द वर्ड्स वर एक्सप्लेन बाय द टीचर, तो एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग इज डन बाय द टीचर, तो ये डूअर। अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, what was explained by the teacher, what was explained by the teacher, words receiver हुआ, ठीक है, अंडरस्टूड। टीचर ने वर्ड्स, और ये जो एक्सप्लेन करना किस पे हो रहा है, वर्ड्स पे हो रहा है, और टीचर इस वर्ड्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये रिसीवर हो गया। डिशेज वर वॉश्ड बाय माय लिटिल ब्रदर, डिशेज आपका रिसीवर, लिटिल ब्रदर आपका डूअर, ठीक है। डिशेज को वॉश करके डिशेज इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये रिसीवर। दूसरा है, what was washed by my little brother, what का आंसर डिशेज। हॉस्पिटल विल बी क्लोज बाय मैं, हु क्लोज द हॉस्पिटल, मैं, तो ये डूअर है, ये रिसीवर है, हॉस्पिटल को इन्फ्लुएंस कर रहा है क्लोज करके। और एक और पॉइंट, व्हाट वाज क्लोज, व्हाट विल बी क्लोज बाय द मेयर, हॉस्पिटल, ये रिसीवर हुआ, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। और ना, आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस जो है वो टेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, अगर टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा तो वो कोई भी मेन वर्ब यूज कर सकता है, V1 V2 V3 V4 V5, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर सकता है। मगर पैसिव वॉइस के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। तो मेन वर्ब कौन सा यूज करेगा, ओनली V3। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज नहीं करेगा, वो है 3D, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में आपका डूअर पहले आएगा, रिसीवर बाद में आएगा। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में रिसीवर पहले आएगा और डूअर बाद में आएगा। अब आपके सामने ये और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब मेन वर्ब होता है, 99% केसेस। क्वेश्चन सुनो, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई वेदर द वर्ब्स गिवन इन बोल्ड फॉलो द टेंस स्ट्रक्चर और नॉट। ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले जो बोल्ड में वर्ब दिया है, आपको ये पहचानना है ये एक्टिव वॉइस का टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है या नहीं, और ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, ठीक है। आपके सामने ये है, मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ। दे ऑफन लिसन टू म्यूजिक। चलिए, गौरव से मैं शुरू कर रही हूँ, फिर हर्ष, फिर प्रशांत, फिर तुषार। गौरव, दे ऑफन लिसन टू म्यूजिक, बताइए। ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो फिर मुझे टेंस बताइएगा कौन सा टेंस है, ओके। चलिए, फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, सीधे से बोलिए कि टेंस, यस टेंस, नो टेंस, बेटर रहेगा, ठीक है। ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, कौन सा टेंस है? नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट है गौरव, सिंपल प्रेजेंट। दे ऑफन लिसन टू, पास्ट होता अगर लिसनड आता। अब ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस? अगर टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली ये एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर नाउ। हर्ष बताइए। मैम ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ठीक ये है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस? मैम ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है। प्रशांत, दीज कार्स आर प्रोड्यूस्ड इन जापान।
नॉट फॉलोइंग, वेरी नाइस। ठीक है, ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर ये एक्टिव वॉइस होगा कि पैसिव वॉइस होगा? ये पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, देखिए, लिसन करने का काम दे कर रहा है, रीडिंग करने का काम शी कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने का काम कार कर रहा है क्या? नहीं, प्रोड्यूस करने का काम जापान कर रहा है। फाइन, तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अलान टीचर्स ज्योग्राफी। तुषार। मैम जो इसमें मेरे टीचर है प्लेन डूअर है, ये ज्योग्राफी जो है वो रिसीव कर रहा है। हाँ, तो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। यस मैम। कौन सा टेंस है? ये सिंपल टेंस है। करेक्ट, सिंपल प्रेजेंट है। अभी एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? अगर टेंस, एक्टिव। हाँ, टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है। वेरी सिंपल। अभी तक आप लोग जितना ही पढ़े सारा एक्टिव वॉइस का ही सेंटेंस पढ़े हो स्टूडेंट्स। गौरव, जर्मन इज स्पोकन इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, टेंस का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो कर रहा है तो इसलिए पैसिव वॉइस होगा। वेरी नाइस, ये पैसिव वॉइस है। स्पीक करने का हम जर्मन नहीं कर रहा है, ठीक है, और नहीं ऑस्ट्रिया कर रहा है। इमेजिन, डूअर ही नहीं है। स्पीक करने का काम ना जर्मन कर रहा है ना ऑस्ट्रिया कर रहा है। ऑस्ट्रिया तो जगह है जहां पे जर्मन को बोला जाता है, यहाँ पर सिर्फ रिसीवर है और डूअर नहीं है। फाइन, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ओके, स्टैंड अप। प्रशांत बताओ, हर्ष आप बताओ, स्टैंड अप ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? नो मैम। अच्छा, ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये पैसिव वॉइस होगा। मैम ये पैसिव वॉइस नहीं है। तो फिर अगर ये पैसिव वॉइस नहीं है तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। और क्या होता था इसके अलावा? और कोई टेंस का स्ट्रक्चर नहीं है, आई मीन सॉरी, और कोई वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं है। अगर पैसिव वॉइस नहीं है तो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं है तो पैसिव वॉइस है। अब बताओ। मैम एक्टिव वॉइस तो है, लेकिन मैम ये स्टैंड अप वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस। मैम है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस, मैम किस टेंस में जाएगा ये मुझे भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो स्टूडेंट्स, रहा। देखिए, मैंने क्वेश्चन टैग में भी बताया था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, ये वापस से आपके पास आएगा। जब भी कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तो आप समझ जाओ यहाँ पर यू हिडन है। स्टैंड अप, यू स्टैंड अप। कम इन, यू कम इन। स्टडी, यू स्टडी। समझ में आया? यस अब मैम। अब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? यस मैम। ये सिंपल प्रेजेंट है और ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये पैसिव वॉइस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा बी फ्री। क्लियर? यस मैम। ठीक है। प्रशांत, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है? ये वाला 27। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। अब मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है? टेंस बताओ प्रशांत। टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। पास्ट में भी कौन सा है? सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट में प्रशांत, सिंपल पास्ट में एम यूज नहीं होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो भी कॉन्टिन्यूअस होता है ना उसमें सब में आईएनजी लगता है प्रशांत, मगर ये आईएनजी नहीं है, ईडी लगा हुआ है। अब बताओ कौन सा टेंस है? करेक्ट। देखो कितना आसान है ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहचानने का। अगर टेंस स्टूडेंट सॉलिड है ना, आपके दिमाग में एकदम सीमेंट की तरह एकदम चिपका हुआ है ना, आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं कर रहा है,
नो टेंस, ठीक है, नॉट फॉलोइंग द टेंस स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस है। क्लियर? ठीक है। नथिंग इज सेम, गौरव। ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? वैसे तुषार का टर्न है, तुषार आप मुझे बताओ। ठीक है, चलिए गौरव आप ही बता दीजिए। नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस? वेरी नाइस, फिर ये पैसिव वॉइस होगा। तुषार, यू माइट सी डॉल्फिन्स हियर। यू माइट सी डॉल्फिन्स हियर, तो तुषार बताओ ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैम कर तो रहा है। वेरी नाइस, कर रहा है, ठीक है। कैसे पता कर रहा है? क्योंकि माइट मेन वर्ब है, जो यू है वो डूअर है। करेक्ट करेक्ट। अब वो देखिए, डॉल्फिन को रिसीव करे। देखिए एक तो तुषार ने कुछ अलग एंगल से इसको समझा है, बोला कि पैसिव वॉइस ये नहीं है, टेंस के स्ट्रक्चर को इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि सी करने का काम यू कर रहा है, तो यू डूअर है, तो ऑब्वियसली ये पैसिव वॉइस है, सॉरी ऑब्वियसली ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, आप लोग को ये नहीं समझना तो ये कर लो। ये टेंस के स्ट्रक्चर को इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि अगर माइट की जगह मैं विल लगा दूं, यू विल सी डॉल्फिन्स हियर, तो विल मोडांस है, ठीक है। विल लगा दो, कैन लगा दो, मे लगा दो, कुड लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है ना। यू कैन रिप्लेस माइट विथ विल, कैन, कुड, कैसे भी। तो इस हिसाब से देखें तो ये टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। हालांकि टेंस में हमने ये वाला नहीं पढ़ा है, माइट नहीं पढ़ा, विल पढ़ा है, मगर आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं एनीवेज। तो ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब मैं लास्ट, द ब्लैक बाइक इज बीइंग रिपेयर्ड एट द मोमेंट। हर्ष बताइए। मैम ये किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा। क्योंकि टेंस में हमने पूरा टेंस पढ़ लिया, कहीं पर भी ये वाला वर्ब हमने यूज नहीं किया। इनफैक्ट ये वर्ब आपके पास अब आ रहा है BEING, इसके पहले 3B में आपने BE पढ़ लिया अच्छे से, जो फ्यूचर में आया था, विल बी। फिर आपने बीन पढ़ लिया जो आइडेंटिटी में भी आया था, और टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस में आया था। अब आप बीइंग के बारे में पढ़ोगे। वेरी नाइस। तो ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस। ओके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग क्यों एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं? जब हम अपनी सारी बातें एक्टिव वॉइस में कर सकते हैं, तो हम पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं? है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मैंने खाना नहीं खाया, मैं बोल सकती हूँ ना एक्टिव वॉइस में, आई हैवंट ईटन माय लंच। तो मैं क्यों फिर इसको पैसिव वॉइस में बोलूं? और क्यों हमें इतना बर्डन दिया जा रहा है पैसिव वॉइस में पढ़ने के लिए? देखिए, जब आप लोग, एक और चीज ध्यान रखना, जब आप लोग एस्से लिखते हो, रिपोर्ट लिखते हो, आर्गुमेंट लिखते हो, कोई भी नैरेटिव वाला पेपर आप लोग देते हो, डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसमें ध्यान रखना ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस आप एक्टिव वॉइस में बनाओगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में मत बनाना। रीजन ये है, पैसिव वॉइस ज्यादा शब्द लेता है। अगर आप एक बार देखना, जब पूरा पैसिव वॉइस पढ़ लोगे तो आप देखना पैसिव वॉइस ज्यादा शब्द लेता है और एक्टिव वॉइस कम लेता है। तो इतना आडंबर जो है ना, शब्दों का आडंबर, उससे ना बचना। हमेशा एक्टिव वॉइस में कोशिश करना कि एक्टिव वॉइस में ही सेंटेंस बनाओ, मगर कब पैसिव वॉइस यूज करना चाहिए ये समझने की कोशिश करो। हम लोगों को, पॉलिटिशियंस है ना, ये लोग बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, और है ना, उन लोगों को पता होता है कहाँ एक्टिव यूज करना, कहाँ पैसिव यूज करना है, ठीक है। हम लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जहां पर भी हम लोग काम करेंगे, हर जगह आपको पॉलिटिक्स दिखेगा। वर्क कल्चर हो, आजकल तो फैमिली में भी पॉलिटिक्स दिखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस का आप यूज तब करते हो जब आप
ब्लेम नहीं डालना चाहते हो, यू डोंट वांट टू ब्लेम समबडी डायरेक्टली, ठीक है। अब जैसे टीचर टीचर तो इंसान ही होते हैं ना, वो लोग भी गलत पढ़ाते हैं, और मैं भी गलत पढ़ाती थी, ठीक है। तो जब मुझे पता चलता था मैं गलत पढ़ाया है कुछ चीजें, तो मैं नेक्स्ट डे उसको करेक्ट कर लेती थी, ठीक है। हुआ क्या, चाणक्य में जब मैं पढ़ा रही थी, तो एक टीचर ने, मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट थे गलत पढ़ाए थे। तो एक स्टूडेंट, मेरे सामने की बात है, एक स्टूडेंट अथॉरिटी को बोलने गया कि सर ये टीचर ने गलत पढ़ाया। उसने डायरेक्ट उस टीचर का नाम दिया, ठीक है। दिस टीचर टॉट रॉन्ग थिंग्स, ठीक है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट, जो भी है रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो जो अथॉरिटी थे, उन्होंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई डायरेक्ट टीचर को ब्लेम करने की, ठीक है, आपने डायरेक्ट ब्लेम किया है। तो उसने बोला कि उसी टीचर ने पढ़ाया है, उसे वो बहस किया। तो वो अथॉरिटी ने ना उसको समझाया, उस स्टूडेंट को, देखो तुम बच्चे हो, ऐसे मत बोलो, ठीक है। तुमको बोलना चाहिए था आई वॉज टॉट रॉन्ग थिंग्स या रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, ऐसे बोलो। तो इससे, ऐसे अगर बोलोगे हमें गलत पढ़ाया गया, ये मत बोलो इस टीचर ने गलत पढ़ाया, मैनिपुलेटिव बनो, ऐसे बोलो हमें गलत पढ़ाया गया। फिर जब मैं पूछूंगा किसने गलत पढ़ाया, तब आप आंसर करो। डायरेक्ट आके आंसर मत, डायरेक्ट आके सीधे ब्लेम कैसे करोगे आप टीचर को, नहीं कर सकते ना। तो आई वॉज टॉट रॉन्ग कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब है कि हमें गलत पढ़ाया गया, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब आप यू डोंट वांट टू ब्लेम स्ट्रेट अवे, है ना, तब आप ये वाला पैसिव वॉइस आप यूज कर सकते हो। जैसे एक बार क्या हुआ कि मैं एमए में थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो क्लास 9:30 बजे शुरू होती है, मगर टीचर ने इन्फॉर्म कर दिया था कि 10:30 बजे क्लास शुरू होगी। उस समय व्हाट्सएप कुछ नहीं था, तो सबको पता चल गया था, मगर मुझे नहीं पता चला था। तो और उसमें फोन भी नहीं हुआ करते थे, तो मुझे नहीं पता चला। तो सॉरी, 10:30 बजे क्लास होनी थी और 9:30 बजे क्लास शुरू हो गई थी। ऐसे 10:30 बजे क्लास होती है, मगर 9:30 बजे शुरू हो गई थी। मैं टाइम के अकॉर्डिंग 10:15 बजे पहुंची। मैंने देखा कि क्लास पूरी, मतलब करीब उसमें करीब 100-150 स्टूडेंट्स, और मैं क्लास के अंदर एंटर की, और मैं ऐसे ऐसे अपने आप को स्क्वीज कर करके, कहीं पर चेयर है दूर में वहां जा, तो ऑब्वियसली मेरे वजह से सारी क्लास डिस्टर्ब हुई। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया ही नहीं कि है ना क्लास है, और वो टाइम पे पहुंच गई, इमेजिन, मगर उसने मुझे नहीं बताया। सी, ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं। तो उन्होंने, वो टीचर ने मुझे बहुत तेज डांटा, सब क्लास के सामने बहुत तेज डांटा, बोले कि आपको कुछ पता नहीं चलता है कब क्लास होती है, क्या आप खबर नहीं लेते हो क्या। तो मैं बोल सकती थी ना, मैं सर इस लड़की ने बोला है मुझे कि ना, उसने मुझे बताया नहीं, इस लड़की ने, मैं डायरेक्ट ब्लेम कर सकती, मगर ऐसा नहीं मैंने बोला। मैंने कहा सर मुझे तो खबर ही नहीं किया गया, आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, मैंने नहीं ब्लेम डाला, ठीक है। तो आप लोग के पास इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए स्टूडेंट्स, किसको ब्लेम करना है डायरेक्टली और किसको ब्लेम नहीं करना है, किसको बचाना है, ठीक है, किसको बचाना है। जैसे मैंने अपनी फ्रेंड को बचा दिया है ना, और किस पे ब्लेम डालना है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो रीजन है कि हम क्यों एक्टिव पैसिव वॉइस, क्यों हम वॉइस यूज करते हैं पैसिव वॉइस, एक ऐसा भी केस होता है जब आप लोगों को डूअर नहीं पता होता कि किसने किया है, ठीक है। जैसे मोबाइल चोरी हो गया, अब आपको पता नहीं है किसने चोरी किया, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का मोबाइल चोरी हो गया था। वो एक रथ यात्रा था, जगन्नाथ रथ यात्रा, वहां पे गए और इनका मोबाइल चोरी हो गया। तो हम लोग पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस वालों ने बोला कि आप लोग लिखिए कि है ना, मतलब एप्लीकेशन लिखिए। अब हमेशा याद रखना, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था पुलिस वालों के साथ, ऐसा नहीं है पहला नहीं था, ये दूसरा तीसरा एक्सपीरियंस था, मगर एप्लीकेशन लिखना था। तो मैंने एप्लीकेशन में लिखा था, देखो हम कर रहे हैं डूअर इज अननोन, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन में लिखा मोबाइल इज स्टोलन, ऑब्वियसली जेब से गया था,
मोबाइल इज स्टोलन, क्योंकि मुझे नहीं पता किसने चोरी किया है, तो मैंने ये पैसिव वॉइस में लिख दिया। हालांकि पुलिस वालों ने क्या बोला, स्टोलन क्यों लिखा, कैसे लिखा स्टोलन आपने, अगर स्टोलन लिखोगे तो हमें एफआईआर लगाना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, वो हम करेंगे नहीं। स्टोलन नहीं लिखना है, आप लिखो मोबाइल इज लॉस्ट, ठीक है। फिर एप्लीकेशन मैंने चेंज किया और लॉस्ट लिखा। अच्छा, डूअर मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो जब डूअर नहीं पता है तो फिर मैं डूअर को यहाँ सामने लेकर आ ही नहीं सकती हूँ। फिर जो चीज चोरी हुई है, जिसपे एक्शन हुआ है, स्टील करने का एक्शन मोबाइल पे हुआ है, तो मैंने ये वाला मोबाइल पहले लगा, यानी रिसीवर पहले लगा दिया, यानी मैंने पैसिव वॉइस में इसको फॉर्म कर दिया। तीसरा केस, जब आप पैसिव वॉइस कब यूज करते हो, जब डूअर है ना वेल नोन रहता है स्टूडेंट्स, वेल नोन, हमें सबको पता है। जैसे जैसे राइस इज ईटन इन बंगाल, ठीक। अब स्टूडेंट्स, अब राइस कौन खाएगा, है ना। हम ऑब्वियसली पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, जीव जंतु के बारे में बात नहीं कर रहे, पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वेल नोन है। अरेस्ट करने का काम किसका है, पुलिस का, द थीफ वाज अरेस्टेड, अब बाय द पुलिस लिखने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड। तो जब डूअर वेल नोन रहता है तब भी आपको उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, और जब डूअर अननोन रहता है तब भी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों केस में आप पैसिव वॉइस यूज करोगे। और जो पहला केस आपको बताया था उसमें आप लोगों को बहुत अपने इंटेलिजेंस के साथ काम करना है कि कहाँ पर मुझे पैसिव वॉइस में बोलना। आप लोग हिंदी में बहुत पैसिव वॉइस यूज करते हो, आप लोगों को शायद पता भी नहीं होता है। आपको पता है, छोटे बच्चे से आप बात करो, स्पेशली जो लड़कियां होती है ना 4-5 साल की, जो बहुत लड़कियां बहुत ज्यादा बोलती है, तो जो 4-5 साल की लड़कियां होती है उनसे आप बात करोगे ना, उन बच्चियों से पूछो आपकी मम्मी प्यार करती है आपको, फिर तो सारे जहाँ की बातें वो लोग कर लेंगे, मेरे पापा भी प्यार करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सारी जहाँ की वो लोग बातें करेंगे। और सारा आप ध्यान देना, सारे बच्चे एक्टिव वॉइस में बातें करते हैं, कोई बच्चे पैसिव वॉइस में बातें नहीं करते। मुझे ये खिलाया गया नहीं बोलोगे, मेरी मम्मी ने खिलाया मुझे ये वाला, ठीक है। मगर जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, उन लोगों को पता चलता है कहाँ पे मुझे एक्टिव वॉइस यूज करना है, कहाँ पे पैसिव वॉइस यूज करना है, ठीक है। एनीवेज, तो ये एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करना चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? तो कल हम क्या करेंगे कि अगर आप लोग कल जीरन का एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे तो हम लोग कुछ क्वेश्चन एक दिन में, तो वो जीरन का एक्सरसाइज सॉल्व शायद नहीं होगा, या हम कोशिश करेंगे एक दिन में जीरन का एक्सरसाइज सॉल्व करें और फिर हम एक्टिव पैसिव वॉइस पे आए, ठीक है। तो कल एक्सरसाइज भी होगी जीरन की और एक्टिव पैसिव वॉइस भी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।